अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिट एंड एश्योरेंस। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 11 है। हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इनकरेज भी करना चाह रहा हूँ और आपको दोबारा याद दहानी भी करवाना चाह रहा हूँ कि भाईजान हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। बहुत स्लोली और ग्रेजुअली हम उसको एक एक चीज़ के ऊपर फोकस करके लेकर चले हैं, लेकिन उन सब चीज़ों का फ़ायदा ज़ीरो है ना अगर आपने उसकी प्रैक्टिस ना की। तो प्लीज़ आप लोगों को कल जो क्वेश्चंस बताए गए हैं लाजमी तौर पे वो प्रैक्टिस करें, मुझे भेजें, अभी के अभी भेजें। और कोई क्वेश्चन है किसी भी तरह का तो अभी पूछें, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, आप अभी फ़ौरन टाइप करें क्वेश्चन जो भी है पूछ लें। किसी भी तरह का कोई कॉन्सेप्ट के अंदर मसला हो, किसी भी चीज़ के अंदर इशू हो, कोई क्यूरी हो तो फ़ौरन पूछें जी पहले चैप्टर के हवाले से। हाँ जी, मैं वेट कर रहा हूँ, या आप पूछें, जैसे ही पूछेंगे इंशाल्लाह फ़ौरन आपको जवाब मिल जाएगा। सेकंड चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। ठीक है, सेकंड चैप्टर जो आपका है ये है आपका ऑब्टेनिंग एंड एक्सेप्टिंग न्यू ऑडिट, उसके ऊपर है। ऑब्टेनिंग इंगेजमेंट के ऊपर है कि आपने जब हासिल करनी है इंगेजमेंट नई असाइनमेंट तो क्या क्या करना है। ठीक है, अच्छा इस चैप्टर के अंदर हम तीन चीज़ें वैसे देखेंगे। एक है आपकी कि आपने जब इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करनी है तो एथिकली आपने उसके अंदर क्या चीज़ें देखनी है। सेकंड है कि स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं आईजा 210, ISA 210, वो हमसे क्या रिक्वायर करता है कि इंगेजमेंट को कैसे स्टार्ट किया जाए, शुरू कैसे किया जाए। देन है एक आईजा 220, वो क्वालिटी कंट्रोल का स्टैंडर्ड है। अच्छा, ये जो आईजा 220 है ना, ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी हम वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो सिर्फ प्लानिंग स्टेज पर आपके लिए लाजमी हैं। आईजा 220 के अंदर चीज़ें हैं कुछ वो प्लानिंग में हैं, लेकिन मतलब स्टार्ट में है, ऑडिट स्टार्ट कैसे करना है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जीक्यूशन लेवल पर भी चाहिए आपको और फाइनलाइजेशन लेवल पर भी चाहिए। और क्वालिटी कंट्रोल का स्टैंडर्ड भी, क्योंकि एथिक्स जो है उसके साथ मिलता जुलता है, तो हम उसको चैप्टर 13 जो है उसमें पढ़ेंगे। ये बात समझ लें, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ कि आईजा 220 shall be studied with चैप्टर 13। आप लोगों का जब चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट होगा उसमें भाई पढ़ेंगे उसको उसके साथ। तो अभी हमने पढ़ने हैं दो चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये 2 दिन के अंदर आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा, एक आज और एक कल। फिर आप लोगों ने ईद मनानी है। प्रैक्टिस इसकी मैं आपको बता दूंगा, इसकी जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस वगैरह वो आप लोगों ने खुद कर लेनी है, इजी है, वो हो जाएंगे। जो ना हुआ ऑब्वियसली मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो फिर जैसे ही हमारा ये आप वेकेशन से वापस आएंगे इंशाल्लाह, तो फिर हम अपना नेक्स्ट जो है लेक्चर जो है चैप्टर है 3 उसको हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बात आ गई है भाई समझ। 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह ये हम इसको एंड करेंगे। घबराना नहीं है कि 2 दिन में क्यों हो रहा है भाई, छोटा है तो 2 दिन क्यों है, बड़े आएंगे। अभी तीसरा देखना, वो क़यामत आ जाएगी, वो चैप्टर नहीं एंड होना तीसरे वाला, तो वो उस तरह का, ठीक है। अच्छा खैर, ये मैं लिखा रहने देता हूँ ताकि आप लोगों को नोट इधर कर लें आप कि जो तीसरा आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आईजा 220 वो हम चैप्टर 13 में पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब पहला जी हमारा ऑब्टेनिंग एंड एक्सेप्टिंग न्यू ऑडिट इंगेजमेंट, उसको आपने क्यों करना है। देखें, कोई भी आप जो न्यू ऑडिट करते हो, ठीक है, या न्यू ऑडिट की बजाय अगर मैं यहाँ पे फ़िलहाल समझाने के लिए आपको लिख देता हूँ यहाँ पे कि एक्सेप्टिंग अ न्यू ऑडिट, एक्सेप्टिंग अ न्यू ऑडिट। बताएं जी, हम जब एक नया ऑडिट एक्सेप्ट करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। 2 चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। एक तो इम्प्लाइड हमें पता ही है, वो क्या है भाई, पहले नंबर पे है हमारी कमर्शियल सेंस उसकी बन रही है कि नहीं, कमर्शियली वायबल होना चाहिए ना। कमर्शियली वायबल से मुराद क्या है, हमें फ़ायदा हो रहा हो भाई ऑडिट करने का, फ़ायदा ही नहीं हो रहा तो फिर क्या। कुछ भी हमने लाइफ में करना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, CBA करते हैं ना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, उनके एनालिसिस हम करते हैं कि भाई क्या हमें कॉस्ट कम पड़ रही है ना, बेनिफिट ज़्यादा ही है तो कर रहे हैं। ये ना होकर ये ऑडिट करने चले गए हैं, पूरी टीम भेज दिया, पैसे मिले 1 लाख रुपये, कमर्शियली अनवाइबल होगी चीज़। बात आ रही है समझ। अगर वो लेकिन हो सकता है कि आपके लिए 1 लाख भी काफ़ी हो, ये वैसे वेरी करता है।
अमाउंट इसलिए पूरे ऑडिट के अंदर कहीं पर भी मैं आपको फिक्स अमाउंट नहीं बोलूँगा कि यार इतनी अमाउंट, क्यों? क्योंकि कोई कंपनी बहुत बड़ी है, अरबों के अंदर कारोबार करती है, कोई कंपनी है भाई वो करोड़ों के अंदर करती है, कोई हज़ारों में भी करती है, लाखों में भी करती है, तो इसलिए अमाउंट नहीं डिफाइन कर सकते हम, ठीक है? हर किसी के लिए मटीरियलिटी अलग अलग है, ये पहले भी हमने डिस्कस किया, आइज़ा 320 भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे मटीरियलिटी के, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक तो भाई एस्पेक्ट है सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए होता है कमर्शियल। अगर एक चीज़ कमर्शियली वाइबल ही नहीं है तो हम ऑडिट क्यों करेंगे भाई? नुकसान करने के लिए थोड़ी बैठे हैं, अल्लाह वास्ते काम करने के लिए थोड़ी बैठे हैं, रोज़ी रोटी कमाने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है? तो ये चीज़ सबसे पहले मैं देखता हूँ अपने ऑडिट प्रैक्टिस के अंदर भी। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है जी, हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ, लीगल को भी देखना है। ये हम पढ़ चुके हैं लीगल रिक्वायरमेंट्स भाई। लीगल रिक्वायरमेंट्स कंपनीज एक्ट वाली, कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक क्या हम अपॉइंट हो भी सकते हैं ऑडिटर इसके, नहीं वो आपने डिटेल में पढ़ ली हुई है। तो ये दोनों चीज़ें हमें पता है, ठीक है? अच्छा, तीसरी चीज़ हमें पता है लेकिन उसको हम देख लेते हैं क्योंकि पता होते हुए भी हम उसके ऊपर अमल नहीं करते। हमारा मेन फोकस इन तीनों में किसके ऊपर होता है? इसके ऊपर होता है भाई, पैसा आ रहा है, खुदा ना खासा, ये नहीं होना चाहिए वैसे, ये बड़ी गलत अप्रोच है लिटरली। ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं अनफॉर्चुनेटली, प्रोफेशन को भी ख़राब करते हैं, तो आपने प्लीज़ वैसे नहीं बनना। यंग लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रोफेशन को। ये जो एक धब्बा लगा हुआ है, ये जो ऑडिटर्स होते हैं, सीएस होते हैं, ये पता नहीं डीलें करवाते हैं और ये फलां और फेक ऑडिट करते हैं, ठप्पे लगाते हैं। प्लीज़ आप लोगों ने इस धब्बे को भी साफ़ करना है। मैं अपने तो जितनी कोशिश कर सकता हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ज़ाहिर है बहुत लोगों की ज़रूरत है। जब इंशाल्लाह सारे लोग ये जो 2 नंबर के काम करवाने आते हैं ना, जब सारे लोग इनको इनकार करने लग जाएंगे ना, तो ये फिर इनका जब रास्ता बंद होगा फिर इंशाल्लाह सही काम की तरफ आएंगे। तो थोड़ा सा ना जज्बे के साथ, प्रैक्टिस में बहुत ज़रूरत है भाई स्टूडेंट्स की, मतलब यंग लोगों की, ठीक है? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वही सीन है कि रिस्क अवर्स होते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, तो लोग भाग के, वो सेफ़ हेवन होती है ना जॉब, इजी मनी है, जॉब पे फ़ौरन चले जाते हैं यार, आते ही 2-2.5 लाख 3 लाख रुपया मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक आप लोगों ने करना है शायद 3.5-4 लाख तक, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना हो जाना है, वो करेंसी की वैल्यू कोई नहीं रहनी। लेकिन वट एवर, मतलब उधर भाग जाते हैं। इधर क्योंकि प्रैक्टिस में स्टार्ट में कमाना पड़ता है, बैठ के बनाने पड़ते हैं नोट, और बनाना आपको पता है कितना मुश्किल है, 1-1 रुपया। तो वो लोग मोस्टली फिर क्या करते हैं, उधर निकल जाते हैं। पाकिस्तान में कोई 82-83% आई कैप के स्टैट्स के मुताबिक लोग प्रैक्टिस में हैं, जॉब्स पे हैं, जॉब कर रहे हैं, मतलब कि फाइनेंस वगैरह की, अकाउंट्स की। लेकिन ये भी स्टैट्स कोई सही नहीं है। आई कैप ये अज्यूम करता है कि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आई कैप का कोड ऑफ एथिक्स अभी इस लेवल पे तो नहीं हम पढ़ेंगे, जब आप फाइनल में जाएंगे वहाँ पे आप पढ़ेंगे, बल्कि जब आप वो एथिक्स के अंदर भी है वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, और उसके बाद जब आप क्वालिफाइड हो जाएंगे तब भी आप ये देखेंगे, चीज़ पढ़ेंगे कि भाई जब अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, फुल टाइम प्रैक्टिस है, आप सिर्फ टीचिंग वगैरह साथ कर सकते हो, आप जॉब नहीं कर सकते एथिकली, अखलाकी तौर पे। अगर आई कैप को पता लग गया तो अखलाकियात भी आपकी फिर गई, और आपके ऊपर वो रेप्रीमेंड ही होता है, मतलब हमें थोड़ा जलील भी कर सकता है नाम शाम आपको बता के। बाकी ये है कि आपका लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है प्रैक्टिस का, क्योंकि फुल टाइम प्रैक्टिस करनी है आपने। ये तो खैर आपका आई कैप कहता है, लेकिन पाकिस्तान है तो जाहिर है लोगों ने आई कैप को बताया हुआ कि हम प्रैक्टिस करें, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिस ऐसे की हुई है, बस फर्म खोली हुई है ताकि FCA का नाम लग जाए, और साथ कर रहे होते हैं जॉब्स, ठीक है? अनफॉर्चुनेटली तो ये तो एथिक्स हैं, सारे नहीं करते लेकिन जो करते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ। तो भाई ये सिचुएशन है कि फिर वो जो 17-18% की फिगर है ना प्रैक्टिस वाली, वो भी एक्चुअल नहीं है, बहुत कम लोग करते हैं। इसी वजह से प्रोफेशन के अंदर फिर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यंग क्वालिफाइड लोगों की। लिटरली अगर मॉनेटरीली भी बात की जाए, कमर्शली भी, तो ये जॉब से कहीं बेहतर हो जाता है विद इन मैटर ऑफ ईयर्स, कुछ सालों के अंदर अंदर ही ये बहुत बेहतर चीज़ हो जाती है। तो मैं तो हमेशा इनकरेज करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि भाईजान आओ हमारे कंपेटिटर बनो, आप आगे हमारे साथ काम करो, ठीक है? आप भी खोलो अपनी फर्म, ठीक है? मिलजुल के काम करें सारे लोग, मोस्टली लोग जब प्रैक्टिस के अंदर आना चाहिए, मेरा ये ओपिनियन है। बाकी खैर हर किसी का अपना माइंडसेट है, जॉब भी कर सकते हैं। अच्छा खैर भाई, एथिकल रिक्वायरमेंट्स ये आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, तो क्या ये जो हम एथिकल रिक्वायरमेंट्स पढ़ रहे हैं सिर्फ यही हैं पूरे ऑडिट के अंदर? नो भाई, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं इंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के हवाले से।
बाकी चैप्टर 13 के अंदर भी हमने कुछ पढ़नी है, और ये भी अभी बहुत थोड़ा आपको इतू सा पढ़ाया जा रहा है। वो कहते हैं कि अभी आपको ज़्यादा एथिकल नहीं करना, ज़्यादा जाके आपको ऊपर करेंगे फाइनल में। तो CFF 6 में तो पूरा कोड ऑफ एथिक्स की बुक आ जाती है ना, इतनी की बुक है, तकरीबन 150-200 पेजेज हैं, उसके पूरी बुक आपने पढ़नी होती है, पेपर के अंदर एग्जामिनेबल है, ठीक है। अदर देन स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड तो आइज़ा से पढ़नी है ना, फिर वो अदर श्योरेंस के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी पढ़ने हैं बहुत ज़्यादा, तो लेकिन आपको थोड़ा सा एथिक्स का भी अलग से बताया जाता है। यहाँ पर बहुत हल्के लेवल पे बताया जा रहा है, और इस चैप्टर में स्पेसिफिकली किसके बारे में, सिर्फ एथिक्स ऐसे जो ऑडिट एक्सेप्ट करने के ऊपर लगने हैं। बात आ रही है समझ, कोई पल्ले पैरी गल, ठीक है, क्योंकि पहले हमें ये पता हो ना कि हम पढ़ने के जा रहे हैं, फिर इंशाल्लाह बड़ा ईजी हो जाएगा। तो भाईजान सबसे पहले तो हमने कमर्शियली देखना वाइबल है कि नहीं, फिर हमने देखना है लीगल रिक्वायरमेंट्स हम मीट कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर आपने इसकी नॉन कंप्लायंस की ना तो ऑडिटर साहब की फिर चित्रोल भी हो जाती है, जाहिर है आपको पेनल्टी वगैरह भी लग सकती है, हो सकता है लाइसेंस ना कैंसिल हो जाए, और फिर ये मसाइल हैं कुछ एथिकल, इनको हमने देखना है, ठीक है। चलें नहीं, सिंपल सी बात है कि भाई जो भी आपके पास ऑडिट आ गया, क्या मुंह उठा कर देंगे, पता लगे वो मनी लॉन्ड्रर है, पता लगे वो जो है करप्ट लोग हैं, मुजरिम लोग हैं जिनका आप ऑडिट करने चाह रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने या हुकूमत ने, हुकूमत तो खैर किसी को भी कर देती है, कानून ने उनको मना किया हुआ है कि आप ये यहाँ पे काम नहीं कर सकते, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन आप उनका ऑडिट करते जा रहे हैं। फिर इसका मतलब है कि भाई आप भी इन्वॉल्व हैं, ये ना हो कि आप जिस क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है या किसी और चीज़ों में है, तो भाई फिर इन चीज़ों को आपने पहले देखना है ना, कंसिडर करना है। और इसी तरह एथिक्स की भी काफ़ी चीज़ें हैं जो भी हम पढ़ेंगे, तो इन एथिक्स जहाँ पर आपके एथिक्स कंप्रोमाइज़ हो रहे हो, अखलाकियात पे सवाल आ जाए, आपको आगे क्लाइंट ने कहा कि भाई कोई चीज़ चेक नहीं करनी, ठप्पा लगाओ, बस रिपोर्ट दो, ये लो पैसे, तो आप कर देंगे कि भाई कमर्शियली वायबल है? ऑब्वियसली नहीं करेंगे। शायद लीगल रिक्वायरमेंट भी आपकी उधर पूरी हो रही हो कि आप वो हर तरह से सही उनके अपॉइंट हुए हैं, लेकिन ये वाली चीज़ तो नहीं मिस होगी ना, ठीक है। कई जगह पे ये सिर्फ हो रही होगी, ये दोनों मिस हो जाएंगी। तो भाई तीनों चीज़ों को कंसिडर करना है, तीनों चीज़ें ओके होंगी, फिर जाके आपने ऑडिट एक्सेप्ट करना है और आगे स्टार्ट करना है। अच्छा, एक्सेप्टेंस के दौरान ये चीज़ें, फिर आगे एग्जीक्यूशन और फाइनलाइजेशन के दौरान भी आपने सारी चीज़ों को मद्देनजर रखना है। एथिकल मैटर्स, भाई देखें ICAP के कोड ऑफ एथिक्स के अंदर ये बातें आई हैं। सबसे पहले क्लाइंट एंड इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, दो बातें, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एक बात है कि क्या इस क्लाइंट को, इस कंपनी को एक्सेप्ट किया जाए किसी भी काम के हवाले से, और फिर हर इंगेजमेंट की एक्सेप्टेंस अलग है, ठीक। बात ज़रा समझ नहीं है। एक क्लाइंट है जी XYZ लिमिटेड, उसने हमें अप्रोच किया कि भाईजान आप हमारा ऑडिट कर लें, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें, पहली बार आया हमारे पास क्लाइंट ज़िंदगी में, पहले कभी नहीं मिला। एक तो हमने पहले क्लाइंट को एक्सेप्ट करने के वाले से सोचना है कि यार ये क्लाइंट सही भी है, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसको करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि क्लाइंट हमें जो इंगेजमेंट देना चाह रहे हैं ऑडिट की, उसके लिए अलग से हम लगाएंगे। फिर फॉर एग्जाम्पल जी उसने 6 महीने बाद कहा कि ये टैक्स का काम भी आप लोग कर लें, अब ये दूसरी चीज़ आ गई ना। क्या जो पहले हमने एक्सेप्ट की थी जिन रीजंस की बेस पर, जिन एविडेंस की बेस पर, इंफॉर्मेशन की बेस पर, क्या उसी बेस पर ये भी कर लें? नहीं भाई, ये असाइनमेंट ही बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। आपको टैक्स का काम ही नहीं आता, आप कैसे एक्सेप्ट करके बैठ जाएंगे? बात आ रही है। समय हो सकता है कि आपका क्लाइंट सिर्फ 2 नंबरियाँ करता है, फेक इन्वॉइसेस, फ्लाइंग इन्वॉइसेस बनाता है, फिक्टिशियस सेल्स डालता रहता है, मतलब इस तरह की और चीज़ें भी हैं। तो क्या आप फिर भी कर लेंगे कि नहीं भाई क्योंकि ऑडिट के अंदर सब कुछ ठीक था, वो एक्सेप्टेंस सही हुई थी, तो ये भी नहीं भाई। हर एंगेजमेंट की एक्सेप्टेंस आपने अलग से देखनी है। बात आ रही है समझ, फॉलो कर रहे हो कि नहीं? क्वेश्चन पूछ लें अभी अगर नहीं समझ आ रही तो, कि भाईजान पहले तो क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है कि इस क्लाइंट के साथ काम करना भी है नहीं, फिर उस क्लाइंट के जो काम है हर काम को हमने अलग अलग क्या करना है, एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ओके जी, तो पहले आ गई क्लाइंट की एक्सेप्टेंस वगैरह। तो भाई सबसे पहले तो हमने क्लाइंट की जो है अपनी पहले तो इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, 5 चीज़ें याद है भाई। 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स ऑफ ICAP। 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल जो ICAP का कोड ऑफ एथिक्स, कोड का मतलब है बुक है, मतलब बुकलेट है, ठीक है, एक प्रॉपर ज़ाब्ता इखलाक बनाया हुआ है। वो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल जो आपने बहुत बार पढ़े हुए हैं, आपको याद होंगे, यही रहने हैं। फाइनल लेवल पे भी पूरा ऑडिट कर जाएंगे, आप अपना क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर भी यही, अभी तक हम लोग यही 5 पढ़ते हैं। इनके साथ ही हमने रखना होता है अपना। और इसी तरह कुछ थ्रेट्स होते हैं, इन्हीं 5 फंडामेंटल को थ्रेट्स, मतलब थ्रेट्स से मुराद क्या होता है कि ऐसी चीज़ें जो इनको वायलेट कर सकती हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी 5 हैं, थ्रेट्स भी 5 हैं, वो भी हम देख लेंगे अगर नहीं पढ़े हुए तो। वैसे लिख लें उनको 5 जो आपके, अगर लिख ही रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पता नहीं पिछले किसी सब्जेक्ट में आपने पढ़ी, जो मैं पढ़ाता हूँ सब्जेक्ट्स उनमें तो नहीं है, बाकियों का मुझे आइडिया नहीं शायद हो।
अच्छा देखिए जी, आई कैप का जो कोड ऑफ एथिक्स है वो एक तो बताता है जी 5 प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब पता है ना आपको, रूल नहीं बताया जा रहा। रूल बताता तो आप कहते हैं चलो यार जो जो रूल्स आपने बताए इनको हम वायलेट नहीं करते, इसके अलावा कोई गंदी हरकत कर देते हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने आपको उसूल, रहनुमा उसूल बता दिए कि भैया ये उसूल हैं, इन उसूलों को ब्रीच नहीं करना किसी भी तरीके से, चाहे हो रहे हो आपने नहीं करना बस, ठीक है। तो 5 प्रिंसिपल्स कौन से हैं आपके? आपके हैं जी इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, देन क्या है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, काबिलियत, एंड ड्यू केयर। ये लिख लें यहाँ पे। ये 5 आपको हिफ्ज होने चाहिए क्योंकि यही रहने हैं अब सारी ज़िंदगी, ठीक है। अच्छा दूसरी तरफ है जी 5 थ्रेट्स भी हैं। थ्रेट्स से क्या मुराद है? ये 5 चीज़ें हैं जो ये जिनकी वजह से हो सकता है कि इसमें से कोई ना कोई नॉन कंप्लाई हो जाए या वायलेट हो जाए। वो कौन से हैं? बहुत बड़ा एक थ्रेट है जी सेल्फ इंटरेस्ट का थ्रेट। आपका अपना ज़ाती इंटरेस्ट है चीज़ के अंदर। जब ज़ाती इंटरेस्ट आ गया भाई क्या ऑडिट करना है, एक ऑडिट करने गए हैं कंपनी का, उसके अंदर मेरे 10 लाख शेयर्स हैं, अगर परसेंटेज में बात करूँ लेट से 10% शेयर्स हैं। अब एक तो कानूनी तौर पे आपको पता है लीगली भी हमें उसमें क्या होता है, हम नहीं कर सकते, कानूनी तौर पे पता है ना आपको। लेकिन एथिकली भी भाईजान हम क्या ऑडिट उसका करेंगे? हम चाहेंगे कि हमारी कंपनी को कोई नुकसान हो, उस कंपनी का कोई हम नेगेटिव चीज़ दिखाएं जिसकी वजह से शेयर प्राइस कम हो जाए। बात आ रही है समझ? ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट है या उस कंपनी के साथ किसी तरह का बिजनेस रिलेशन है मेरा, मुझे लगता है यार अगर इसको ख़राब करेंगे तो मैं खुद भी हो सकता है ये मेरे से चीज़ें खरीदना बंद कर दे, तो ये चीज़ें। देन आपका जी एक होता है सेल्फ रिव्यू। सेल्फ रिव्यू से मुराद क्या है? अपनी ही बनाई हुई चीज़ को खुद जाके ऑडिट कर देना। ये भाई कौन सा ऑडिट हुआ? ठीक है, मतलब है कि अगर कोई एक कंपनी है उसकी बुक कीपिंग भी मेरी फर्म कर रही है, सही है, मतलब अकाउंट्स वगैरह भी मैं बनाता हूँ, वहाँ पर आउटसोर्स किया हुआ है उन्होंने, हमें आउटसोर्सिंग का पता है ना कि उन्होंने हमारी फर्म को आउटसोर्स कर दिया कि भाई आप आगे हमारे अकाउंट्स फाइनेंस के मैटर्स देखें। अच्छा वो काम मैं कर रहा हूँ, अब उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट भी मैं ही करने चला हूँ, तो भाई मैंने क्या उधर गलती निकालनी है? अपनी गलतियाँ थोड़ी निकाल के बताऊँगा कि जी मैंने ये मामला गलत किया। सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाता है वहाँ पर, ठीक है। अच्छा इन चीज़ों को ये नहीं है कि इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता, थ्रेट को ख़त्म एलिमिनेट तो ऑब्वियसली नहीं होता, लेकिन इसको एक्सेप्टेबल लेवल पर इस रिस्क को लेके आया जा सकता है कि यार चलो इतना का थ्रेट एक्सेप्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। वो हम पढ़ लेते हैं, बाकी डिटेल में जब चैप्टर 13 आएगा उसमें पढ़ेंगे। देन आपका एक होता है एडवोकेसी थ्रेट। क्या है जी? एडवोकेट का मतलब पता है ना? इन सब के साथ थ्रेट पढ़ी है ना, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी का मतलब होता है कि क्लाइंट के बिहाफ पे बात करना, क्लाइंट की साइड लेना। ये बहुत बड़ा थ्रेट है एक। इसमें कई बार एथिकल मसला आया था कि हमें पता है कि क्लाइंट गलत है लेकिन स्टिल जाके उसकी साइड ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम टैक्स की सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, तो अब क्लाइंट ने की हुई हैं 2 नंबरियाँ, लेकिन अगर आप फिर भी जाके FBR के सामने प्रेजेंट करते नहीं जी हमारा तो नेक रिश्ता है, ये वकीलों को तो बेचारों को ये होता ही होता है, क्योंकि देखें कभी भी किसी भी मामले में 2 रुख तो होंगे ना, या तो आपका क्लाइंट सच्चा है या झूठा है, यही है। इसका मतलब है कि 2 वकील हैं 2 साइड पे, उनमें से कम एक बंदा झूठा का साथ जरूर दे रहा है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। और अनफॉर्चुनेटली इंटेंशनली भी दे रहे होते हैं, पता होता है कि इसने बंदा कत्ल किया है लेट से, लेकिन फिर भी लूप होल्स ढूंढे जा रहे होते हैं किस तरह बचा लूँ। ये कोई महारत नहीं है, ये अनएथिकल गैर अखलाकी। अल्लाह तो देख रहा है ना भाई, आप वैसे जितना मर्जी फिल्में डाल डूल के ले जाएं, जज साहब कहते हैं जज के सामने बंदा मार दे, जज कहता है कि जी नहीं मुझे साबित किया रहे मारेगा। भाई चलो सही, कानूनी तौर पे तुम ठीक कह रहे हो, अखलाकी तौर पे अल्लाह तो फिर तुम्हें पूछ लेगा कि किसने मारा। आजकल भी देख लें जो चल रहा है सिस्टम। एडवोकेसी थ्रेट आ गया आपका, ठीक है। सेल्फ रिव्यू, सेल्फ इंटरेस्ट, एडवोकेसी। देन आपका आ जाता है एक फेमिलियरिटी थ्रेट। अच्छा ये ना मैं आपको भी ब्रीफली बता रहा हूँ क्योंकि अभी ये बाद में हम इनको पढ़ेंगे ना डिटेल में, बस थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, वैसे आपको समझ आ रही होगी। फेमिलियरिटी थ्रेट से मुराद क्या है कि क्लाइंट के साथ इतना पुराना रिलेशन है या वहाँ पर कोई ऐसा बंदा बैठा हो जो आपका यार दोस्त है,
तो अब उस वजह से शर्म लिहाज में आप ऑडिट नहीं सही तरह कर पा रहे, इंडिपेंडेंट ही नहीं रह रहे आप, ठीक है। आपका कोई 10 साल से एक ही क्लाइंट का ऑडिट आप करी जा रहे हैं, अब वो आपको लगता है यार 10 साल से कर रहे हैं, कोई नहीं, इस बार थोड़ा सा मसला निकल गया है, पहले तो नहीं निकला कभी, छोड़ देते हैं। ये फेमिलियरिटी थ्रेट है, इसकी वजह से भी आपकी जो है ये ऑब्जेक्टिविटी स्पेशली ये हिट होती है। ऑब्जेक्टिविटी का पता है ना कि आप बिल्कुल अनबाइस्ड होकर, इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपका एक 5वां आ जाता है जी, उसको हम कहते हैं जी इंटिमिडेटिंग या इंटिमिडेशन। भाई आपको डराता धमकाता है, चंडे मारता है आपका क्लाइंट, वो ज़ोर ज़बरदस्ती बांध के कहते हैं ऑडिट कर, साइन कर, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। तो भाई इंटिमिडेशन थ्रेट है आपका। इंटिमिडेशन हो सकता है कि आपका क्लाइंट आपको इस तरह डरा रहा हो कि भाईजान अगर आप अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, अब ये मैं वर्ड्स इसके यूज़ कर रहा हूँ, हमने पढ़े हुए हैं ना भाई। अनमॉडिफाइड क्या होती है, मॉडिफाइड क्या होती है। मॉडिफाइड के अंदर 3 तरह की चीज़ें हैं, डिटेल में तो ऑब्वियसली 700 सीरीज 700 सीरीज़ में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको इतना का आइडिया दिया हुआ है कि हम जब ये वर्ड्स यूज़ करें तो आपको पता लग जाए। अच्छा, क्लाइंट कह रहा है कि भाई अनमॉडिफाइड ओपिनियन दो, कोई मसला नहीं है मेरा, हालांकि आप कहते हैं भाई क्वालिफाइड ओपिनियन इसके अंदर आना। क्लाइंट का अगर क्वालिफाइड ओपिनियन आया तो सिमरन फिर आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं आपको क्या करूँगा, निकाल दूंगा, ठीक है। अब ये इंटिमिडेशन है ना, आपको उधर से फारिग करने की धमकियाँ दी जा रही हैं, ठीक है। तो ये भी अब थ्रेट तो आ गया, अब इसको किस तरह हैंडल करना है हम देख लें। तो भाई 5 थ्रेट्स हैं, 5 ही आपके प्रिंसिपल्स हैं, ओके होगी बात। चलें जी, अब ज़रा आए इधर। वो कहता है कि जब आपने कोई न्यू क्लाइंट लेना है तो आपने इन थ्रेट्स वगैरह को भी देखना है, आपने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी लेनी है, ठीक है। अब इन थ्रेट्स को इवेल्यूएट करने के लिए देखो, ये कुछ इंग्लिश में हमें आनी चाहिए। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि, और अज्यूम करना बनता है, अब कैफ 8 है तकरीबन, आप लोग माशाल्लाह अच्छा खासा पढ़ा है, पूरी ज़िंदगी आपने पीछे पढ़ा है। अभी भी अगर हमें इवेल्यूएट का मतलब नहीं पता, असेस का मतलब नहीं पता, ठीक है, तो आई एम सॉरी है, फिर पता नहीं हम क्या पढ़ेंगे। क्योंकि देखें, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली किताब में तो इंग्लिश में ही है भाई, तो इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इवेल्यूएट का मतलब ये है कि भाई हम किस बेस पर कहेंगे ये थ्रेट है, कितना थ्रेट है, सिग्निफिकेंस इसकी कितनी है, कितना बड़ा थ्रेट है, क्या ये इनसिग्निफिकेंट। जरूरी तो नहीं है कि हर थ्रेट के ऊपर ही फोकस करने बैठ जाएं हम, होता है कुछ बहुत ही छोटी सी चीज़ हो, ठीक है, और हो सकता है कोई बहुत बड़ी चीज़ हो, तो इनको इवेल्यूएट करना है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है इनकी। तो वो भाई आपने किस तरह लेनी है, कहते हैं भाई इवेल्यूएट, थ्रेट को इवेल्यूएट करते हुए आपने क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, क्लाइंट का नॉलेज लेनी है, उसके ओनर्स के बारे में जानना है, कौन ओनर्स हैं। भाई हमें पता है ना कि हमने देखना तो ये ना हो कि इसमें कोई मुजरिम बड़े बड़े, पता लगे आप किसी ड्रग लॉर्ड के या किसी ड्रग कार्टेल के ऑडिट करने बैठ गए, ठीक है, मनी लॉन्ड्रर्स का ऑडिट करने बैठ गए तो फंस जाएंगे। तो पहले तो अच्छे तरीके से उनकी अंडरस्टैंडिंग लें, उनके बिजनेस एक्टिविटीज़ की अंडरस्टैंडिंग लें, देन क्लाइंट्स कमिटमेंट टू एड्रेस द क्वेश्चनेबल इशू। हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चनेबल इशू है, कोई मसला है, आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि भाई आप के अंदर फ़लाँ एक बंदा मौजूद है, उसके अंदर नैब में केसेस हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जवाब दें। अब अगर वो आगे से कोई जवाब ही नहीं देते और आपको कहते हैं कि भाईजान सही है, बस हो जाएगा, तुम अपना काम से काम रखो, तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो सीरियस ही नहीं है, वो एथिकल ही नहीं है, वो लोग, वो आपको जवाब ही देना नहीं पसंद कर रहे, तो उन्होंने क्या ऑडिट करवाना है, आगे जाके मसले करेंगे। देखें, अभी हमने स्टार्ट करना है ऑडिट अपना, ठीक है, तो स्टार्ट में ही हमने मैक्सिमम चीज़ें कंसिडर वहाँ पे कर लेनी है, मैक्सिमम चीज़ें डिस्कस कर लेनी है, ताकि आगे जाके मसाइल पैदा ना हो। क्योंकि हमने ये पहले भी पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज़ प्लानिंग का फेज़ होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर प्लानिंग गलत होगी है तो आगे तो भाई सारा कुछ गलत ही गलत है फिर, ठीक है। तो इधर ही देख लो कि वो करने देंगे ऑलरेडी या नहीं करने देंगे। तो आपने एक तो इस तरह इवेल्युएट कर लेना है। फिर वो कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू कंप्लायंस, ये भी हो सकता है, टू प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर इज क्रिएटेड। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी कई बार क्रिएट हो जाता है। इफ़ द एंगेजमेंट टीम डज नॉट पोजेस और कैन नॉट एक्वायर द कॉम्पिटेंसीज टू परफॉर्म प्रोफेशनल सर्विसेज। अच्छा, कई बार वो कहते हैं क्लाइंट बिल्कुल ठीक है, आप ही नाअहल हैं या आपके पास उतनी एक्सपर्टीज़ मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पे, अच्छा, अब एक्सपर्टीज़ में 2 तरह की चीज़ें, एक तो है कि काबिलियत आपकी, कि आपको चीज़ आती है, लेकिन दूसरा होता है आपकी रिसोर्स, आपकी स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, अगर मुझे कहा जाए कि कोका कोला का ऑडिट किया जाए या पेप्सी का ऑडिट किया जाए, क्या मैं नहीं कर सकता? मैं टेक्निकली नॉलेज के हिसाब से तो कर सकता हूँ, लेकिन रिसोर्सेज के हिसाब से नहीं कर सकता। बहुत बड़ी कंपनी है, उसके ऊपर कोई आपको अच्छी खासी स्ट्रेंथ भेजनी पड़ती है रिसोर्सेज की। मेरे पास तो उतना नहीं है अभी स्टाफिंग में, मेरी तो अभी खुद बनाई है फर्म अल्हम्दुलिल्लाह, और मतलब स्टार्टअप फेज़ में 2-2.5 साल अभी हुए हैं। इतनी वाम नहीं है कि मैं सारी उधर भेज दूँ। अच्छा, इतनी हो भी तो क्या मैंने सिर्फ एक ही ऑडिट करना है साल में? भाई बाकी क्लाइंट्स को मैं क्या करूँ, भेज दूँ उनको?
उनको क्या कहूँ कि मैंने आपको ऑडिट नहीं करना, मेरे पास कोका कोला का ऑडिट आ गया? ऑब्वियसली नहीं। तो इसका मतलब है कि भाई आपने कॉम्पिटेंस के अंदर दो चीज़ें को लाजमी देखना, एक तो काबिलियत आपकी, आपको काम आता भी है कि नहीं, दूसरा आपने देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ भी है इतनी कि नहीं, आपके रिसोर्सेज भी इतने हैं, वसाइल भी हैं या इतने नहीं। बात आ रही है समझ? तो फिर आपने करना है। अच्छा, अब वो कहता है कि कई बार सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ जाता है इसमें कि भाई लालच में पड़ जाते हैं कि हमने ये काम करना है। लालच हो गया ना कि भाई मैंने पैसा आ रहा है, कमर्शियली मैं देख रहा हूँ फ़ायदा, लेकिन मैं ये नहीं देख रहा कि मुझे काम ही नहीं आता। इंश्योरेंस का क्लाइंट लेट्स से आ गया, कभी भी नहीं किया हुआ, ना अंडरस्टैंडिंग है, बहुत बड़ा क्लाइंट है, कैसे करेंगे भाई? बैंकिंग का कोई क्लाइंट आ गया, कभी भी नहीं किया हुआ उस तरह का क्लाइंट, कैसे करेंगे? ठीक है, एक तो चीज़ है ना, सीख लेंगे, लेकिन कितना के सीखेंगे भाई? क्या टाइम है इतना सीखने का? तो ये सारी कुछ पहले हमने प्लानिंग करना है, एथिक्स का पार्ट है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं जी इस इवेल्यूएट को, मतलब इस थ्रेट को किस तरह इवेल्यूएट किया जा सकता है? ये जो दूसरा थ्रेट आ गया ना, ठीक है, पहले तो उसने बात की है ना ऊपर ओवरऑल थ्रेट्स की, अब वो नीचे कह रहे हैं कि कंप्लायंस विद प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, उसके हवाले से क्या है? वो कहते हैं इस थ्रेट को इवेल्यूएट करने के लिए कितना का बड़ा थ्रेट है, आपने क्या देखना है? अप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग पहले तो लें, किन चीज़ों की? क्लाइंट के बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लें, नेचर की, किस तरह का बिजनेस है, क्लाइंट के ऑपरेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी देखें, कितने कॉम्प्लेक्स हैं। ये तो नहीं है कि कोई 4 कंपनियां बाहर हैं, सब्सिडरीज हैं, ये खुद किसी की सब्सिडरी है, ठीक है, कुछ कंपनियां अफगानिस्तान में है, कुछ कहीं है, कुछ कहीं है, एक्सपोर्ट भी हो रही है, इंपोर्ट भी हो रही है, डिफरेंट तरह के सेगमेंट्स हैं। तो मतलब हो सकता है इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया, आपको यार नहीं ये तो नहीं होना है, ये मेरा अभी एक्सपीरियंस इस लेवल का नहीं है कि मैं कर पाऊँ, ठीक है, तो ये हो सकता है। देन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एंगेजमेंट चाहती क्या है आपसे? ऑडिट करवाना चाह रहे, रिव्यू करवाना चाह रहे, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी? कंसोलिडेशन तो नहीं है, पता लगे ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, कंसोलिडेशन भी करनी है, ठीक है, तो वो भी आपने देखना है। एंड पर्पस, नेचर एंड स्कोप ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म, किस नेचर का काम करना है आपने, स्कोप क्या है, किस हद तक आपने काम करना है, पर्पस क्या है उसका, सही है, तो ये आपने चीज़ें कंसीडर करनी है, ठीक है। अच्छा, ये कंसीडर आपकी हो जाएंगी। देन इसके अलावा आपने रेलेवेंट इंडस्ट्री और सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, तमाम के तमाम ऑडिट एक जैसे हैं ही नहीं, तमाम के तमाम ऑडिट एक जैसे नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट बिल्कुल डिफरेंट है, बैंकिंग का बिल्कुल डिफरेंट है, वापडा वाले कंपनी मतलब कि जेनकोज या जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजली कंपनी है बिल्कुल ही अलग है, सुई गैस वाली कंपनी बिल्कुल अलग चीज़ है, ठीक है। टेक्सटाइल में चले जाएंगे वो अलग है, आप एक्सपोर्ट सर्विसेज में चले जाएँ, स्पेशली IT वगैरह में चले जाएँ, बिल्कुल डिफरेंट। तो भाईजान पहले तो इंडस्ट्री की नो हाउ तो हो ना, कि इंडस्ट्री के अंदर रेगुलेटरी इन्वायरमेंट किस तरह का है, कौन कौन सी रेगुलेशन रखती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी तरह के एसेट्स या एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम्स होती हैं यहाँ की, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो। ये ना हो बाहर में जाके नई चीज़ खुली हो, LC लेटर ऑफ क्रेडिट का पता होगा, बाहर से जब इंपोर्ट करनी होती है तो लेटर ऑफ क्रेडिट इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। अब आपने कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा कि लेटर ऑफ क्रेडिट किया, ना आपने अंडरस्टैंडिंग लिया और भाग के चले गए, पता लगे वो तो चलती इंपोर्ट बेस्ड है पूरी कंपनी, हर दूसरे दिन लेटर ऑफ क्रेडिट आ रहे हैं, ठीक है, खुल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भाई आप उसका क्या ऑडिट करोगे, वहाँ पे आप फिर जान छुड़वाओगे, तो आप एथिकली काम नहीं कर रहे, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट आप नहीं हैं। क्लियर है बात? देन एक्सपीरियंस विद रेलेवेंट रेगुलेटरी और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, इनके साथ क्या एक्सपीरियंस है? रेगुलेटरी का तो पता है ना, कोई भी रेलेवेंट इदारा है, मतलब है कि बैंक्स हैं तो उनके ऊपर, स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक क्या रिक्वायर करता है वो भी पता होना चाहिए बैंक से, तो क्या वो चीज़ें कंप्लाई कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए अलग है, और इसी तरह बाकी ओगरा वगैरह के ऑयल गैस के ऊपर आए थे, वापडा उधर आए थे बिजली वगैरह पे, तो इनका भी देखना ना वो इदारा क्या रिक्वायर करता है। देन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिपोर्ट करना है, क्या एक ही तरह की रिपोर्ट होगी? हमने डिस्कस किया हुआ है, आप लोगों के पास ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018 का डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, ड्राइव के ऊपर भी पड़ा है, आपके फोल्डर के अंदर व्हाट्सएप भी किया हुआ है, वो देख लें। उसके अंदर हमने कहा डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं डिफरेंट तरह की कंपनी के लिए। बैंकिंग कंपनी का फॉर्मेट ही डिफरेंट है, आपकी सिंपल जो कंपनी है उनका डिफरेंट है, आपकी जो इंश्योरेंस है उनका डिफरेंट है। ये तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से, इसके अलावा भी तो है ना। जैसे लिस्टेड कंपनी के केस में हमने क्या करना होता है कि कंप्लायंस का भी रिव्यू करना होता है, कि आपको जो कंपनी है डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अंदर वो लिख कर देती है कि भाई हमने तमाम जो कंपनीज एक्ट की है रिक्वायरमेंट है या स्टॉक मार्केट की जो रेगुलेशन है उनको फुलफिल किया है, कंप्लाई किया है। तो ऑडिटर से आप रिक्वायर करते हैं कि भैया ना आप भी इसका रिव्यू करके दें, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये ना हो गया उधर गए हैं तो बाहर में पूरा ऑडिट हो गया और एक आधी चीज़ मिस कर दी है, तो बाहर में खुद भी जलील हो रहे हैं और एथिकली भी उसका फ़ायदा नहीं हुआ। बात आ रही समझ? देन एग्जिस्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस दैट एंगेजमेंट्स आर एक्सेप्टेड ओनली व्हेन दे कैन बी परफॉर्म्ड कॉम्पिटेंटली।
तो भाई आपने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि क्या आपकी फर्म के पास ऐसे प्रोसीजर्स हैं, कुछ चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है कि आप किसी भी इंगेजमेंट को सिर्फ और सिर्फ उस वक्त एक्सेप्ट करें, उस वक्त ओके करें जब आपके पास प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट लोग हों और प्रोफेशनली आप उसको पूरा कर पाएँ, रिसोर्सेज हों इतने। ये सारी चीज़ों को आप कंसिडर करके इवेल्युएट करेंगे पहले तो थ्रेट को। मतलब फॉर एग्जांपल देखें ना, लास्ट वाली चीज़ है, अगर आपका वो सिस्टम कह रहा था नहीं जी आप नहीं कर सकते, तो थ्रेट आ गया ना कि आप भाई नहीं कर सकते, इवेल्युएट हो गया, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी इंडस्ट्री आ गई जिसका आपको बिल्कुल ही नो हाउ नहीं है, तो थ्रेट तो राइज हो गया, तो ये इवेल्युएट करवाते हैं इस तरह। अगर आप इन चीज़ों को पहले अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो आप फिर थ्रेट इवेल्युएट कर लेंगे, भाईजान मैं ऑडिट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। क्लियर है भाई बात? अच्छा, अब वो देखें, वो सिर्फ आपको डराता नहीं है, थ्रेट है ना। थ्रेट क्या होता है कि आगे से चीज़ आ रही लेकिन आप एक्शन भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप खुदा ना खास्ता आजकल वो, खैर उस पर क्या बात करनी है, बड़ा फसुद्दा डोर वाला सीन चल रहा है, तो इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं कि आप फॉर एग्जांपल जी जा रहे हैं एक जगह पे, अचानक आपके सामने कोई चीज़ आई है, ठीक है, ये आपका थ्रेट है। आप फॉर एग्जांपल बाइक पे जा रहे थे स्पीड पे, ठीक है, आगे अचानक कोई गाड़ी, ये थ्रेट आया ना, अब फ़ौरन आपने एक्शन लेना। आप उसको अवॉइड कर भी सकते हैं, हो सकता है कई बार होता है थ्रेट एलिमिनेट हो ही नहीं सकता, मतलब है कि हम इतने ज़्यादा पास आ चुके हैं कि भाई अब तो ब्रेक भी नहीं लगनी, फिर तो ठुक गई गाड़ी, बात आ रही है समझ, वो तो नहीं एलिमिनेट हो सकता। तो ऐसी सिचुएशन एक डिफरेंट है, लेकिन कई बार होता है एलिमिनेट हो सकता है, लेकिन क्या आपने टाइमली उसके ऊपर एक्शन लिया है कि नहीं लिया, क्योंकि देखिए थ्रेट है वो आगे से एलिमिनेट या रिड्यूस किया जा सकता है एक्सेप्टेबल लेवल पर। कई बार क्या होता है कि आप इतनी टाइट ब्रेक उसकी लगाते हैं कि आप मतलब लग तो जाते हैं उसको गाड़ी को जाके, लेकिन कुछ ख़ास नुकसान नहीं होता ना उसका ना आपका, मतलब लगते हैं थोड़ा सा या मतलब हो भी जाता है, लेकिन आप अगर ब्रेक ना लगाते तो फिर ज़्यादा बेड़ा करके होना था। बात आ रही है, मैं फॉलो कर रहे हैं ना बात मेरी, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल इस तरह दी है सिंपल सी, खुदा ना खास्ता शायद किसी के साथ हुआ भी हो, मेरे साथ तो खुद जब बाइक पे था तो मतलब 2-4 बार इस तरह हुआ भी है, ठीक है। तो ये होता है कि थ्रेट को इवेल्युएट आपने कर लिया है, सिग्निफिकेंस कितनी है उसकी पहले, ठीक है, फिर आपने उसके हिसाब से एक्शन लेना है उसके ऊपर, ठीक है। अगर तो गाड़ी बिल्कुल करीब है, थ्रेट को आपने इवेल्युएट कर लिया, वो ठुकन लगी है, तो फिर आपने ज़्यादा टाइट ब्रेक लगा दी। अगर थोड़ी दूर है लेकिन आपको लग रहा है यार लग जाएगी इसमें, तो आप फिर और हिसाब से करते हैं डील। बात आ गई समझ, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप फ़ौरन ब्रेक लगाए तो ड्रिफ्ट भी हो जाती है ना, स्लिप भी हो जाती है, तो आपने उन चीज़ों को भी देखना है। अब वो बताना चाह रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एक्शंस, क्या एक्शंस आप इसके ऊपर ले सकते हैं। जैसे उसने सेल्फ इंटरेस्ट का बता रहा है ये वाले थ्रेट का, कि भाई अगर आपका अपना इंटरेस्ट है उस क्लाइंट के अंदर कोई किसी भी तरह का, तो आप उसको किस तरह अवॉइड कर सकते हैं। उसने कहा असाइनिंग सफिशिएंट एंगेजमेंट पर्सनल विद द नेसेसरी कॉम्पिटेंस। आपका अपना इंटरेस्ट है तो आप ऐसे करें कि उसके ऊपर जो स्टाफ लगाना है ना, वो उसके पास सफिशिएंट एक्सपर्टीज़ हो, कॉम्पिटेंस हो, मतलब काबिल लोग लगाएं। उस पर माऊ किस्म के लोग ना लगा रहे हैं, जूनियर्स इतने ना लगाएं कि जिनको कोई इतना आइडिया ही ना हो चीज़ का, ठीक है, वो पिक ही ना कर पाए बात, तो एक्सपर्ट थोड़े से लोग लगाएं पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं एग्रीइंग ऑन अ रियलिस्टिक टाइम फ्रेम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द इंगेजमेंट। आपका इंटरेस्ट तो है लेकिन उनके सारे एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम रखें। मतलब फॉर एग्जांपल एक ऑडिट है, आमतौर पे होता है 2 महीनों के अंदर, आपको क्लाइंट कहता है 10 दिन के अंदर करो, भाई अनरियलिस्टिक है। 10 दिन के अंदर किस तरह करेंगे, इसी तरह करेंगे कि हर चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा, क्वालिटी के ऊपर, तो एथिक्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। उन्हें कहेंगे भाईजान रियलिस्टिक जो है उसके मुताबिक हम करेंगे। देन यूजिंग एक्सपर्ट्स वेयर नेसेसरी, जहाँ जहाँ पे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है उनको भी करें। एक्सपर्ट का यहाँ पे आप लिख लें कि एक्सपर्ट से मुराद क्या है, आगे हम पढ़ भी लेंगे। आपका जो आइज़ा 610 है उसके अंदर हम पढ़ भी लेंगे इसको 610 में। एक्सपर्ट्स वो ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ बता रहा हूँ, वैसे नहीं, ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपर्ट से मुराद वो बंदा है जिसको ऑडिटर के अलावा वाले काम आते हैं, ठीक है। मतलब ऑडिटर को अकाउंट्स का काम आता है, टैक्स का आता है। अगर टैक्स का नहीं आता, ठीक है, मतलब कि मैं अगर कहूँ कि कोई बंदा है उसको ऑडिट आता है टैक्स नहीं आता, तो फिर वो टैक्स और टैक्स के लिए भी कोई एक्सपर्ट रखना पड़ेगा, बाहर का बंदा रखना पड़ेगा, वो भी एक्सपर्ट। लेकिन अगर मैं अपना कहूँ तो मतलब कि ऑडिट भी मैं कर रहा हूँ, टैक्स भी कर रहा हूँ, बुक कीपिंग वगैरह भी कर रहा हूँ, इस हवाले से जो है मतलब मैं अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हूँ। इनके अलावा कुछ चाहिए होगा तो बाहर का, तो आपने ये इसमें फिक्स नहीं है कोई चीज़। लेकिन ऑडिट ऑब्वियसली, ऑडिट और अकाउंटिंग ये तो कंफर्म चीज़ है ना, ये तो ऑडिटर को आती ही आती है,
इनके अलावा चीज़ें वेरी कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन आमतौर पे जैसे प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू करना, फेयर वैल्यू करना, ये हमारा काम नहीं है, ये तो प्रॉपर्टी वालों का काम है, ठीक है। शेयर्स की मार्केट वैल्यू निकालना मतलब स्पेशली वो शेयर जो लिस्टेड नहीं है, लिस्टेड वाली को तो मिल जाती है, अनलिस्टेड शेयर्स की मार्केट वैल्यू, ये हमारी प्योर हमारी वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो हमें बाहर वाले बंदे की ज़रूरत पड़ सकती है। इस तरह और बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपने तीनों चीज़ों को कंसिडर कर लेना कि भाई क्या इन एक्शंस की वजह से मेरा थ्रेट रिड्यूस हो सकता है। अगर तो आप कहेंगे हो सकता है तो फिर तो आप कर लेंगे एग्रीमेंट एक्सेप्ट। अगर आपको लगे कि नहीं भाई थ्रेट हो ही नहीं सकता रिड्यूस, ये तो बहुत बड़ा थ्रेट है, एक्सेप्टेबल लेवल पर नहीं आ रहा, मैं नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा, तो भाई फिर क्या करना है, आपने विड्रॉ कर लेना है। या विड्रॉ तो तब करते हैं ना अगर पहले आपने एक्सेप्ट किया हो। अगर एक न्यू क्लाइंट है, न्यू ऑडिट है, एंगेजमेंट है, तो आप स्टार्ट ही ना करें उसको। बात आ गई समझ? अच्छा, अब वो आगे एक बात कर रहा है कि व्हेन अ सीए इन प्रैक्टिस, सीए इन प्रैक्टिस से मुराद है ऑडिटर, सही है। क्योंकि आईकैप का जो कोड ऑफ एथिक्स है दो तरह के लोगों पे अप्लाई होता है, एक होता है सीए इन प्रैक्टिस, एक होता है सीए इन बिजनेस। सीए इन बिजनेस से मुराद है जो जॉब होल्डर हैं, जो एम्प्लॉयमेंट में है, जो काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है। और सीए इन प्रैक्टिस से मुराद है जिनकी ऑडिट फर्म्स हैं, ठीक है। तो आप ऑडिटर बोल सकते हैं उनको, क्योंकि हर सीए ऑडिटर नहीं है ना, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ। जिनके पास प्रैक्टिसिंग लाइसेंस है सिर्फ वो है। when an auditor intends to rely on the advice और work of an expert, तो अभी हमने कहा कि आप एक्सपर्ट को भी हायर कर सकते हो। तो अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैं किसी एक्सपर्ट के ऊपर रिलाई करना चाह रहा हूँ काम पे, तो फिर मैंने उसको भी तो देखना है कि भाईजान क्या उसकी रिलायंस मैं कर भी सकता हूँ, उसके ऊपर भी एथिकली मैंने देखना है कि पता लगे कि वही क्लाइंट के साथ मिला हो। या हम पढ़ेंगे भी आइजा 600 सीरीज में 610 620 में कि भाई अगर आपने कोई एक्सपर्ट या किसी इंटरनल ऑडिटर का काम लेना है तो पहले उसके ऊपर भी सारे रूल्स लगाने पड़ेंगे। क्योंकि देखें जिम्मेदारी सारी की सारी आपकी होगी। आपने जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट देनी है वो एक्सपर्ट रिपोर्ट नहीं है, वो उसका नाम है ऑडिटर्स रिपोर्ट। उसके अंदर जो भी लिखा होगा एक एक लफ्ज़ की जिम्मेदारी ऑडिटर की है, ठीक है। तो अगर आप उसके अंदर अपने एक्सपर्ट की बेस पर कोई बात कर दें, सिर्फ ये कहकर यार वो एक्सपर्ट था, तो भाई बाद में वो बात निकल आई तो फंसना आपने, ठीक है। आप जाहिर ज़ाती तौर पे उसको कुछ भी कहें, लेकिन कानून ने आपको शिकंजे में लेके आना कि भाईजान आपने क्यों नहीं देखा। तो यही तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि आपने एक्सपर्ट को खुद अपने तौर पर देख लेना है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं, उससे पहले कोई काम किया उसके साथ या किसी और ने काम किया उससे पूछ लिया यार किस तरह का बंदा है, कैसा काम करता है, ठीक है जी। तो ये हमने चीज़ें देख लेनी है। देन आगे जी चेंजेस इन प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट। प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट से क्या मुराद है कि पहले कोई और ऑडिटर था अब कोई और ऑडिटर है, उर्दू में लिख लो ये वाली बात, ठीक है। चेंजेस इन प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट, क्योंकि ऑडिटर का काम प्रोफेशनली क्या है, ऑडिट करना है। कि कंपनी का पहले कोई और ऑडिटर था अब कोई और ऑडिटर है, अब ये दोनों बंदों के ऊपर कोड ऑफ एथिक्स जो है वो जिम्मेदारियां कुछ लगा रहा है, क्योंकि दोनों सीएस हैं। अगर तो दोनों सीए हैं तो बाकी जो अगर सीएमए भी वगैरह भी हो सकता है, वो आपको पता है ना 3 मिलियन से कम वाली कंपनीज के लिए पेड कैपिटल वाली। अच्छा जी, तो भाईजान अगर तो ऑडिटर चेंज हो रहा है अब क्या किया जाए। देखें इसको आपने, इसमें ओबियसली कुछ डिफरेंट तरह के मसाइल इसमें भी आ सकते हैं। इसमें मसाइल ये आ सकते हैं कि जो नया बंदा है वो लालच में, ठीक है, वो सिर्फ लालच के अंदर ही ऑडिट एक्सेप्ट कर ले, हालांकि पता लगे उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल हों, इंटेग्रिटी के मसले हो सकते हैं, क्लाइंट की इंटेग्रिटी के, ठीक है, क्लाइंट के जो है क्या आप कैसे लीगली हो सकता है वो नॉन कंप्लायंट हो सकता है, वो मुजरमाना चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो, ठीक है। और हो सकता है कि आपके भी कुछ थ्रेट्स हों उसके अंदर, आपके भी फंडामेंटल प्रिंसिपल हिट हो जाएं। तो भाईजान इसलिए आपने क्या करना है, आपने पहले जो है ये कुछ चीज़ें हैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले कि कम्युनिकेटिंग विद द एग्जिस्टिंग और प्रीडिसेसर अकाउंटेंट। अकाउंटेंट से मुराद यहाँ पर ऑडिटर ही है। भाईजान जब भी बंदा चेंज होना है ना ऑडिट के अंदर, पहले कोई और था अब कोई और ऑडिटर आ रहा है, अब पहले आपने क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। मतलब आपके पास एक ऑफर आई है, लेट्स से एक और फर्म थी XYZ एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो एक कंपनी का ऑडिट कर रहे थे। अब उन्होंने कहा शहबाज नारायण को से अगली साल का ऑडिट, या उसी साल में लेट्स से चेंज कर दिया बंदा, ये भी मसला है ना, रिमूव करके मुझे एक ऑफर आ गई कि सर आप आके हमारा ऑडिट करें। तो आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है कि भाईजान दूसरा भी तो आपका भाई था, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही था, उसके साथ कम्युनिकेशन ज़रा कर लो। अब वो क्योंकि बंदा जा चुका है तो उसको हम बोलते हैं प्रीडिसेसर, पिछला ऑडिटर। प्रीडिसेसर से मुराद क्या, पिछला ऑडिटर, ठीक है। और एग्जिस्टिंग से मुराद क्या है कि अभी एक बंदा एग्जिस्ट कर रहा है, एक बंदा अभी एग्जिस्ट कर रहा है, उसके होते हुए आपको ऑफर आ गई अगली। मिसाल के तौर पे
बात ज़रा अंडरस्टैंड करनी है, मैं दोनों वर्ड्स का मतलब समझा रहा हूँ। वैसे कई लोग नहीं भी बताते तो कोई इतना मसला नहीं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्चुअली पता हो ये क्यों यूज़ हो रहा है। प्रीडिसेसर का मतलब तो हो गया ना कि भाई पिछला मौजूद ही नहीं है, वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा पिछला, ठीक है, निकाल दिया है, छोड़ गया है, वट, ठीक है। या हो सकता है मतलब वो उसको छोड़े, मतलब छोड़ चुका है, इस आसान तक ही रहे, ठीक है। एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है कि पहले वाला मौजूद है। वो कौन सी सिचुएशन हो सकती है? वो कई सिचुएशन हो सकती है। मिसाल के तौर पे कैजुअल वैकेंसी अराइज होगी, आपने पढ़ा हुआ है, अगर कैजुअल वैकेंसी आ गई है, ठीक है, उस केस में क्या होता है, या डिस्क्वालीफाई हो चुका है ऑल्टर, पहले वो क्वालिफाइड था, जब आपने उसको पॉइंट किया, आप उसके अंदर कोई मसला निकल आया, डिस्क्वालीफाई, और जिसकी वजह से कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गया, तो कानून ये कहता है कि भाई आपने विद इन 30 डेज डायरेक्टर्स ने नया ऑल्टर अपॉइंट करना है। लेकिन जब तक नया ऑल्टर अपॉइंट नहीं होता, पुराने वाला मे कंटिन्यू टू एक्ट एज ऑल्टर, वो चाहे तो ऑल्टर के तौर पे तब तक काम कर सकता है, ऑल्दो कैजुअल वैकेंसी में फारिग तो है, लेकिन वो फिर भी कानून उसको इजाज़त दे रहा है कि चलो अगले बंदे के आने तक तुम अगर चाहो तो उधर रुको, ठीक है। और हमने पढ़ा हुआ है कि ऑल्टर पूरे टाइम के लिए होता है, पूरे साल के लिए होता है, जब तक अगला ऑल्टर नहीं आता, वो सिर्फ ऑडिट करने नहीं आता। ये बातें सारी लिंक्ड हैं आपस में, ये जेहन में रखनी है आपने। जहाँ पर भी आपको लगे कि यार मैं कोई अलग बात कर रहा हूँ, ये उस बात के साथ लिंक नहीं, आपने फ़ौरन सवाल करके पूछ लेना है। हो सकता है मेरी गलती हो जाए, ठीक है, मैं मुझे कोई उसमें शर्म नहीं है, मतलब कि अगर कोई गलती हो मैं उसको एक्सेप्ट ना करूँ, लेकिन क्योंकि मैं अक्सर ना, एक आदत है मेरी कि मैं कोशिश करता हूँ कि वर्ड्स वो वाले यूज़ करूँ जो पहले यूज़ हुए पड़े हैं, ताकि आप लोग थोड़ा सा लिंक करें चीज़ों को। और कई बार मैं आपको खुद भी बता दूंगा यार पहले बात हुई है। अच्छा खैर, तो हम यहाँ पे कह रहे थे भाई ऑल्टर साहब पूरे साल के लिए होते हैं, सिर्फ ऑडिट करने के लिए 2 महीने के लिए नहीं आते। आप पहले से भी उनके ऑल्टर, जब से आप अपॉइंट हो गए टिल द एंड ऑफ कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम, ठीक है। अच्छा, एग्जिस्टिंग की बात हो रही थी। एक तो सिचुएशन ये होगी कैजुअल वैकेंसी है। दूसरी लेट से ये सिचुएशन है, हमें पता है कि आपने ऑडिटर अपॉइंट करना होता है एजीएम में, सब्सिक्वेंट एजीएम्स, अगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स की बात की जाए। और हमें यह भी पता है कि एजीएम का जो नोटिस है वो आपने 21 दिन पहले भेजना है, ठीक है। अच्छा, लेट से 28 अक्टूबर को आपकी एजीएम है, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर एंड 30 जून है तो 120 दिन में करनी होती है ना। आपने 21 दिन पहले नोटिस भेज दिया ये तमाम लोगों को, और एग्जिस्टिंग ऑडिटर को भी भेज दिया कि भाईजान इस एजीएम पे हमने ऑडिटर चेंज करना है अपना। बात आ रही है समझ? ऑडिटर चेंज करना है, लेकिन ऑडिटर का नाम देने से पहले ऑडिटर की कंसेंट लाजमी लेते हैं कि भाईजान हम आपको नॉमिनेट कर दें, अगर हमारे शेयर होल्डर्स या मेंबर्स ने अप्रूव कर दिया तो आप ऑडिटर लग जाएंगे। इसका मतलब है कि इस ऑडिटर को पता है कि इन्होंने मुझे अप्रोच किया हुआ है, लेकिन इसे अभी ये भी पता है कि यार फ़ौरन नहीं मैं ऑडिटर अपॉइंट हो रहा, अभी उनका कोई और ऑडिटर है जो कब तक रहेगा, 28 अक्टूबर की शाम तक वो बंदा ऑडिटर रहेगा। तो मेरा फिर फ़र्ज़ बनता है ना कि भाई मैं अपॉइंट होने से पहले, एक्सेप्ट करने से पहले, इवन जब मुझे कंसेंट के लिए कहा जाता है कि आप मर्ज़ी अपनी दें, तो मैं उसी वक्त ही पहले एग्जिस्टिंग ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट करूं। उस केस में तो एग्जिस्टिंग है ना, मौजूद है वहाँ पर। बात आ गई है समझ? अगर वो छोड़ चुका है तो वो प्रीडिसेसर, ओके जी, इसलिए ये टर्म्स यूज। अच्छा जी, अब क्या है कि आपने अब प्रपोज अकाउंटेंट जिसको रखा जा रहा है वो क्या करता है, पहले क्लाइंट से परमिशन लेता है, इजाज़त लेता है, बगैर इजाज़त के नहीं कम्युनिकेट कर सकता। इजाज़त लेगा कि सर मैं थोड़ा सा आपके बारे में नॉलेज लेना चाह रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको जो पुराना या जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर है उसके साथ बात कर लूँ। वो इजाज़त देते हैं तो आप उनके साथ बात कर लें, लेकिन अगर वो आपको इजाज़त नहीं देते तो वो भी उनका हक है ना, क्योंकि देखें हमने कहा कि आपने इजाज़त लेनी है। इजाज़त का वर्ड ही तब यूज़ होता है जब आगे से इनकार का भी ऑप्शन हो। अगर इनकार का ऑप्शन ना होता तो इजाज़त क्यों लेनी थी, ठीक है। फिर तो होता है ना कि बस ऑर्डर करें और कर लें। तो परमिशन अगर लेनी थी तो इसका मतलब वो इनकार भी कर सकता है क्लाइंट। तो अगर क्लाइंट इनकार कर दे उसका पूरा हक है। हो सकता है कि ऑर्डर के साथ कोई फड्डे चल रहे हों, वो अलग से मतलब कोई मसाइल हो, कहेगा नहीं उससे नहीं बात करनी, उनको तो हमने खुद निकाला, वो 2 नंबर बंदा लेट से, इस तरह भी हो सकता है। अब इस केस में फिर ऑडिटर साहब कम्युनिकेट नहीं कर सकते पुराने बंदे के साथ, लेकिन इसके अलावा ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स परफॉर्म, ये नहीं कि कम्युनिकेट नहीं हुआ ऑलरेडी छोड़ के भाग जाए, नहीं भाई, कमर्शियली भी तो देखना ना आपका काम है, रोजी रोटी भी तो कमानी है। तो फिर आप इधर उधर से इन्फॉर्मेशन लेते हो। फॉर एग्जांपल अगर वो कंपनी लिस्टेड है तो फिर लिस्टेड की स्टॉक मार्केट से बेतहाशा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। पिछले 3-4 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें, उसमेमें कुछ देखें, कुछ ऐसे मसाइल तो नहीं है जो थोड़ा सा रेड सिग्नल देंगे यार ऑडिटर को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए ये वाला ऑडिट। या आप मीडिया के अंदर देखें, कोई मीडिया में तो नहीं इनके खिलाफ कोई खबर कोई रिसेंट टाइम के अंदर छपी। सोशल मीडिया तो आजकल वैसे ही खैर बहुत इजी टू यूज़ भी है, और खैर झूठी भी वैसे खबरें आती हैं, लेकिन आप उधर से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कम्युनिकेशन की इजाज़त नहीं मिलती तो आपने फिर दूसरे ऑल्टरनेट प्रोसीजर, जिम्मेदारी भाई सारी आपके ऊपर है। ये नहीं कह सकते थी क्योंकि उन्होंने इजाज़त नहीं दी तो हम तो नहीं कर सकते थे, तो हमने तो ऐसे ही ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया। अब हमें पता लगा बंदा ही 2 नंबर था। तो भाईजान पहले आपने अपनी पूरी कोशिश करनी है,
और ये जो कोशिश सिर्फ इधर नहीं करनी, लिख के करनी है, क्योंकि हमने पहले क्या पढ़ा हुआ है, समथिंग अनडॉक्यूमेंटेड इज समथिंग अनडन। अगर आपने कोई चीज़ लिखी नहीं है, आपने की नहीं है, अपने आप को सेफ रखना है। लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है खुदा न खास्ता अगर सही हरकतें नहीं करेंगे तो, ठीक है। अच्छा, ये था ना कि प्रपोज अकाउंटेंट की क्या जिम्मेदारी है। अब भाईजान जो एग्जिस्टिंग है या जो प्रीडिसेसर, उसकी भी तो जिम्मेदारी, वो भी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है, उसके ऊपर भी कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई हो रहा है, उसकी भी कुछ जिम्मेदारी। उसकी क्या जिम्मेदारी है, सिंपल है कि भाई अगर आपको प्रपोज अकाउंटेंट, आने वाला अकाउंटेंट ऑडिटर आपको कम्युनिकेट के लिए अप्रोच करता है विद द परमिशन ऑफ क्लाइंट, ठीक है, तो फिर आपने भी आगे से क्या करना है, क्लाइंट की परमिशन लेकर उससे कम्युनिकेट करना है, और उसको हद्दुल इम्कान जितनी चीज़ें हो सकती हैं, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें उसको उस मतलब ना बताएं। अगर आपको लगता है कोई मामला ऐसे हैं वो नहीं बताने वाले, लीगली कानूनी तौर पर चीज़ें वो नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि देखें कॉन्फिडेंशियलिटी बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में भी है, ठीक। ये बल्कि एक ऐसी चीज़ है कि हम बाकी चीज़ों पे शायद कंप्रोमाइज़ कर लें, इस पर नहीं करते, क्योंकि जिस दिन क्लाइंट को पता लग गया मेरा डाटा इधर उधर हो रहा है, वो आपको फ़ौरन छोड़ देगा। आप नाअहल हैं, ईमानदार नहीं है, ये वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन वो भाई अगर आप उसकी इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल नहीं रख पा रहे, लीक कर बैठे हैं, तो आपको फ़ौरन छोड़ देगा, वो कहेगा ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी देखना है आपने, कानूनी तौर पे कोई ऐसी बात नहीं करनी जो ना बताने वाली हो। तो बाकी आप उसको तसल्ली से समझाएं, चीज़ें बताएं जो जो पूछना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। फिर क्या है जी, एग्जिस्टिंग इज़ बाउंड बाय कॉन्फिडेंशियलिटी, वो भी आपने देख लेना है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी। क्लियर है भाई बात, आगे समझ कि अभी आपके पास देखें, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि सबसे पहले तो आपने देखना है क्लाइंट को आपने एक्सेप्ट भी करना है कि नहीं, एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं, अपने तौर पे सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है उसके बारे में जो जो मिल सकती है। फिर उसके बाद आपने जो था प्रीडिसेसर ऑडिटर था या एग्जिस्टिंग ऑडिटर है, उसके साथ भी कम्युनिकेट कर देना है। एग्जिस्टिंग ऑडिटर की भी जिम्मेदारियां बता दी हैं कि उसने आपके साथ करना है, लेकिन विद द परमिशन ऑफ क्लाइंट, कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच नहीं करना इस प्रिंसिपल को, ठीक है। एडिशनल वर्क भी कुछ है जी। एडिशनल वर्क क्या है कि इसके अलावा भी हो सकता है कि आपको कहा जाए कि ऑडिट के अलावा भी कुछ काम कर दें, ठीक है, कि ऑडिट तो आप करने हैं, चलें आप ऐसे करें, ये एक हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ था, इसको भी देख लें ज़रा। तो भाई सारा कुछ मुफ्त में थोड़ी होना है, वो अलग इंगेजमेंट है, उसको आपने अलग से देखना है कि क्या फ़लाँ चीज़ के अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ है, नहीं है तो छोड़ दें उसको। कई बार क्या होता है हमारे साथ भी, हम ऑडिट करने गए हैं, हमने वहाँ पे जब मसाइल देखे हैं कुछ, हमने कहा जी आपका सॉफ्टवेयर वगैरह ठीक नहीं है ऑडिट के दौरान। उन्होंने कहा यार चले आप ऐसे करें, आप सॉफ्टवेयर क्यों नहीं लगा देते हमारे पास। तो इसका क्या मतलब है कि जो आपने पैसे दिए हुए हैं या उस वक्त जो हमने अंडरस्टैंडिंग ली थी आपकी, उसी की बेस पर लगा दें। नहीं भाई, ये बिल्कुल अलग इंगेजमेंट है, अलग काम है, एडिशनल वर्क है, इसका अलग से सारा हिसाब किताब भी होगा, ठीक हो गया जी। क्योंकि अगर आपको कोई नया काम दिया जा रहा है तो हो सकता है कि आपको उसकी कंप्लीट नो हाउ ही नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये तो चलो सॉफ्टवेयर वाली बात होगी, आप ऑडिट करने गए थे, आपको उन्होंने कोई टैक्स का मामला भी दे दिया, यार ये भी ज़रा हमारा केस चल रहा है, इसको देख लेंगे, और आप बगैर सब देखे कहते ओके जी मेरा तो है ही टैक्स का काम, मैं देख लेता हूँ। नहीं भाई, आपने पहले उसको स्टडी करना है कि आप कॉम्पिटेंट हैं, कि आप कर भी सकते हैं कि नहीं। ये ना हो, क्योंकि क्लाइंट ने हमेशा अपनी साइड बतानी होती है ना, उसने कौन सा बताना है कि भाई ये टैक्स का नोटिस क्यों आया हो मुझे, मेरी अपनी क्या गलती है। वो आपको सीधा वो कहेगा यार FBR वाले ने हमें भेज देंगे नोटिस, इन्होंने पता लग जाता 4 पैसे कमा लेने। ये मतलब ये होता है जहन, क्लाइंट को लगता है कि वो सच्चाई है हमेशा, उसको हमेशा फेक नोटिस ही आते हैं, ठीक है। आप देख लें ट्रैफिक वार्डन खड़ा होता है, जब हमें रोका जाता है तो हम हमेशा आके तो यार उनने हमें पैसे खा ले। भाई ये भी तो देखो, हमने भी तो कोई नॉन कंप्लाइंस की, कोई ना कोई तो की है ना। उसने तो चलो जो चालान लेना था या वैसे लेने थे अलग बात है, आप अपना भी तो देखें ना, इशारा तोड़ा है तो उसने रोका है। अगर आप कोई चीज़ ना इस तरह करते वो कैसे रोक सकता है, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ तब उसने आपको रोका है। तो इसलिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो भाई ये आपने देख लेना है। इसके अंदर बाकी ये थ्रेड्स वगैरह को कैसे आपने एड्रेस करना है, सिंपल सी इसमें बातें ये आपने देख लेनी है, ओके जी, ठीक है। चलिए ये था ये आज का, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। एथिक्स को एक्सेप्ट करने के अंदर क्या चीज़ें हमने देखनी। बाकी इसका जो दूसरा स्टैंडर्ड है आइज़ा 210, आइज़ा 210, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तो कल फिर इंशाल्लाह मिलते हैं, बस कल ये चैप्टर एंड हो जाएगा आपका, फिर आपकी आगे लीव्स वगैरह वेकेशंस हैं, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।